हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के ऑनलाइन क्लास के अंदर। तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चंस के बारे में। जो बायोटेक्नोलॉजी है उस बायोटेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस वगैरह है वो अपन डिस्कस कर रहे थे। और यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे थे स्टेज फर्स्ट के अबाउट। स्टेज फर्स्ट में 43 क्वेश्चंस तक अपन ने बात कर ली थी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। इलेक्ट्रोपोरेशन का उपयोग है जीवाणु अथवा, तो आपको पता है इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होता है बच्चों। परपोषी कोशिका जो होती है उस परपोषी कोशिका को अगर आप 350 वोल्ट और 1.5 किलो वोल्ट के झटके देते हो तो उस कंडीशन के अंदर उसमें छिद्र बन जाते हैं और आरडीएनए प्रवेश कर जाता है परपोषी कोशिका के अंदर। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। तो इलेक्ट्रोपोरेशन का उपयोग है जीवाणु अथवा जंतु द्वारा प्लाज्मिड के ग्रहण को बढ़ाना। बिल्कुल सही है। डीएनए आवर्धन, बच्चों डीएनए का जो आवर्धन है ये काम जो है वो पीसीआर करता है, न कि इलेक्ट्रोपोरेशन करता है। फिर है डीएनए खंडों का पृथक्करण, उसके बाद में पादप कोशिका में डीएनए को ले जाना। बच्चों यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर जो है, मोर करेक्ट आंसर जो है वो है पादप कोशिका में डीएनए को ले जाना। क्योंकि जो पादप कोशिका वगैरह होती है उस पादप कोशिका के अंदर चारों तरफ कोशिका भित्ति पाई जाती है और यह कोशिका भित्ति काफी मोटी होती है। इस मोटी कोशिका भित्ति के अंदर से जो डीएनए जाता है वो इलेक्ट्रोपोरेशन विधि से जाता है। ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 44। अब बच्चों आप आ जाओ सीधा क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखें, जब पुनर्योगज डीएनए किसी परपोषी कोशिका में कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली से होती हुई स्थानांतरित की जाती है उसे किस उपचार द्वारा बढ़ाया जा सकता है। बच्चों डीएनए को परपोषी कोशिका में कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली से पार कराना है तो उसे किस उपचार द्वारा बढ़ा सकते हैं। डाइवेलेंट केटायन, बिल्कुल सही है। डाइवेलेंट एनायन नहीं बच्चों, हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो कोशिका होती है, जो बैक्टीरियल सेल है, उसको Ca+2 वाले माध्यम में रखते हैं तथा उसे Ca+2 वाले माध्यम में रखकर उसकी पारगम्यता को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे डाइवेलेंट केटायन है, डाइवेलेंट एनायन नहीं है। 42 डिग्री सेंटीग्रेड हीट शॉक, तापमान के झटके, आइस ट्रीटमेंट, बिल्कुल सही है। तो बच्चों यहाँ पे ए, सी और डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो गया। अब बच्चों आप यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 48 देख लो, और तो क्या। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सी प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन पीबीआर 322 में उपयोगी नहीं होती। तो पीबीआर 322 के अंदर आपको पता है दो ही एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस जीन होते हैं। एक तो पीबीआर 322 में टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन के लिए प्रतिरोधी जीन जो है वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपके आ गया ऑप्शन नंबर 3। फिर देखो बच्चों यहाँ पे आप लो सीधा क्वेश्चन नंबर 51 देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 51, वर्ण योग्य चिन्हक जीन लैक जेड प्राप्त होता है जीवाणु के मुख्य जिनोफोर से, जीवाणु के प्लाज्मिड से, यीस्ट के गुणसूत्र से या मनुष्य के डीएनए से। बच्चों वो जो वहां पर वैकल्पिक वर्ण योग्य जीन था, वो जो वहां पर वैकल्पिक वर्ण योग्य जीन था, वह वैकल्पिक वर्ण योग्य जीन जो है यह बच्चों जीवाणु के मुख्य जिनोफोर से अलग करते हैं। जो जीवाणु का मुख्य
डीएनए है उससे बच्चों हम अलग करते हैं, क्योंकि याद करो पढ़ाया था मैंने आपको लैकोपेरोन। तो लैकोपेरोन कहां पर होता है? बैक्टीरिया के मुख्य डीएनए में होता है। मैंने पढ़ाया था आपको प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन ZYA। तो यहाँ पे हो गया जीवाणु के मुख्य जीनोफोर से। अब आप आ जाओ सीधा क्वेश्चन नंबर 56 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, किसी भी वांछित उत्पाद को आरडीएनए तकनीक से निर्मित करते समय कोशिकाओं को संवर्धन माध्यम में रखते हैं। यदि इस माध्यम में कोशिका युक्त माध्यम निकाला जाए एवं दूसरी ओर से माध्यम डाला जाए तो इस प्रकार के संवर्धन को क्या कहेंगे? देखो बच्चों, दो चीजें होती है। जैसे संवर्धन जो है, कल्चरिंग जो होती है, ये बच्चों कल्चरिंग दो प्रकार की होती है। एक तो इसमें होती है कंटिन्यूअस कल्चरिंग और एक इसमें होती है बैच कल्चरिंग। ये इसी को बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस कल्चरिंग। दो कंडीशन यहाँ पे होती है। जैसे आपके पास में ये यहाँ पर एक संवर्धन माध्यम है, ये यहाँ पर क्या एक संवर्धन माध्यम है। एंड अगर आप संवर्धन माध्यम में कंडीशन देखो तो मान लो बच्चों, पहले आपने यहाँ पर संवर्धन माध्यम भर दिया और संवर्धन माध्यम भरने के बाद में आप देखते हो कि वो संवर्धन माध्यम जो है सूक्ष्म जीवों के द्वारा उपयोग में आ चुका है। तो अगर संवर्धन माध्यम जो है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा उपयोग में आ जाता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, उस कंडीशन के अंदर हम लोग यहाँ पे लगातार नया संवर्धन माध्यम भरते रहते हैं और जो पुराने वाला संवर्धन माध्यम निकालते रहते हैं। इसको बोलते हैं सतत संवर्धन, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस कल्चरिंग। और अगर मान लो आप एक बार में संवर्धन माध्यम भर दिया, बस अब दोबारा यहाँ पे संवर्धन माध्यम नहीं भरा जाएगा, इसको बोलते हैं बैच कल्चरिंग। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन लोग कंटिन्यूअस कल्चरिंग। स्टीयर्ड, क्वेश्चन नंबर 57 पे आओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 57 पे आओ। ये है स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर को निम्न के लिए बनाया गया है। संपूर्ण प्रक्रिया के समय O2 की उपलब्धता बनी रहे, संरक्षकों को जोड़ने हेतु, उत्पाद के शुद्धिकरण हेतु या फिर उत्पाद के गठन हेतु। देखते हैं बच्चों, यहाँ पे कंडीशन है बच्चों, स्टीयर्ड जो यहाँ पर बायोरिएक्टर टैंक है, इस स्टीयर्ड बायोरिएक्टर टैंक को बनाया क्यों गया है, ये हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो बच्चों स्टीयर्ड बायोरिएक्टर टैंक जो है उसमें क्या होता है, इस तरीके से कंडीशन पाई जाती है। ये बच्चों यहाँ पे होता है विलोडक एंड ये यहां से ऑक्सीजन से निकलती रहती है O2। तो बच्चों ये जो स्टीयर्ड मतलब विलोडक वाला जो बनाते हैं, विलोडक वाला संवर्धन माध्यम क्यों बनाते हैं, ब्लेडर जो होती है, तो संवर्धन माध्यम में बायोरिएक्टर के अंदर हम लोग विलोडक वाला संवर्धन माध्यम क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि विलोडक वाला संवर्धन माध्यम काम में लेंगे तो क्या होगा, संपूर्ण प्रक्रिया के समय O2 की उपलब्धता बनी रहती है। बच्चों पूरे माध्यम के अंदर क्या होता है, इस पूरे माध्यम के अंदर जो ऑक्सीजन है वो बनी रहती है, ये यहाँ पे कंडीशन है। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 58। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 में क्या है देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो विविध कोशिकाओं का संलयन कायिक संकरण कहलाता है। दो विविध कोशिकाओं का संकरण
कायिक संकरण कहलाता है। चलो ठीक है, जैसे मान लो बच्चों इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या होता है कि कायिक संकरण क्या है, कायिक संकरण इसे बच्चों बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। कायिक संकरण बोले तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। देखते हैं प्यारे बच्चों, इसमें क्या होगा, जैसे दो अलग अलग कोशिका होती है, ये है प्लांट सेल ए और ये यहां पर है प्लांट सेल बी। पहले आप लोग क्या करो, अगर कंडीशन देखते हो यहां पर, तो ये दो पादप कोशिका है। पादप कोशिका में सबसे बाहर क्या होती है, कोशिका भित्ति सेल वॉल। तो साहब ये यहां पर है सेल वॉल कोशिका भित्ति, ये यहां पर है सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली। तो पहले आप लोग क्या करो, ये जो दोनों पादप कोशिका है ए और बी, इनमें सेल्यूलेज एंजाइम डाल दो और सेल्यूलेज एंजाइम डालने से क्या होता है बच्चों कि जो कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका भित्ति खत्म हो जाती है, उसका पाचन हो जाता है। तो अब ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है। कोशिका भित्ति हट गई और कोशिका भित्ति हटने के बाद में जो कोशिका बच जाती है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो ये है प्रोटोप्लास्ट ऑफ सेल ए, यह सेल ए का प्रोटोप्लास्ट है। यह बच्चों क्या है, सेल ए का प्रोटोप्लास्ट है। सेल ए के प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या है कि साहब यहाँ पर कोशिका भित्ति का तो पाचन हो गया था, अब ये प्रोटोप्लास्ट बचा है। पादप कोशिका में से कोशिका भित्ति का पाचन होने के बाद जो बच जाती है उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। यहाँ पे आपने सेल्यूलेज का उपयोग किया तो कोशिका भित्ति का पाचन हो गया, जो बच गया पीछे उसे बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो ये है प्रोटोप्लास्ट ऑफ सेल बी। ये बच्चों यहां पर सेल बी जो है उस सेल बी का प्रोटोप्लास्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करेंगे हम, ये जो दोनों प्रोटोप्लास्ट आपके पास में है, ये यहां पे है दोनों प्रोटोप्लास्ट, दिस इज प्रोटोप्लास्ट ए एंड दिस इज प्रोटोप्लास्ट बी। इन दोनों प्रोटोप्लास्ट को अगर आप जोड़ दो इस तरीके से यूं, इसको बच्चों बोलते हैं कायिक संकरण। और ये जो बना है उसको बोलते हैं कायिक संकर। तो प्यारे बच्चों, कायिक संकरण और कायिक संकरण की अगर आप कंडीशन देखो तो हम कह सकते हैं कि क्या होता है कायिक संकरण। प्यारे बच्चों, दो कायिक कोशिकाओं के प्रोटोप्लास्ट को जोड़ने के लिए बच्चों यहाँ पे काम आता है पॉलीइथाइल ग्लाइकोल, जिसकी हमने पहले बात भी की थी। दो कायिक कोशिकाओं को पॉलीइथाइल ग्लाइकोल के द्वारा जोड़कर एक नई कोशिका बनाना, एक कायिक संकर बनाना, इसको बोलते हैं कायिक संकरण। इसके अगर आप एग्जाम्पल की बात करो तो बच्चों इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे पोमेटो को बनाया गया है आलू पटेटो प्लस टमाटर की कायिक कोशिकाओं को जोड़कर बनाया गया है पोमेटो, जिसमें नीचे बच्चों लगते हैं आलू, ऊपर लगते हैं टमाटर। ये बच्चों यहाँ पे क्या है, कायिक संकरण है। ये यहाँ पर कायिक संकरण। आगे कंडीशन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर अपन कर रहे थे बच्चों इसके अंदर 58। दो विविध कोशिकाओं का संलयन कायिक संकरण कहलाता है, बिल्कुल सही है। पादपों का अत्यधिक संख्या में स्वपात्रे उत्पादन सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है, माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाता है। बच्चों ये आप पढ़ोगे एप्लीकेशन ऑफ बॉटनी के अंदर, या शायद आप पढ़ भी चुके होंगे कि माइक्रो प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है। माइक्रो प्रोपेगेशन का मतलब होता है कि अगर आप संवर्धन माध्यम के अंदर पादप के उत्तकों से छोटे छोटे पौधे तैयार कर लो, इस विधि को बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है। उत्तक संवर्धन में उत्पादित असंगठित कोशिकाओं का समूह केलस कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। फीड बैच किण्वन में शर्करा का लगातार प्रवाह है, एंजाइमों के शुद्धिकरण के लिए करते हैं। बच्चों फीड बैच संवर्धन हो गया ना, तो इसमें लगातार शर्करा का प्रवाह होता ही नहीं है। एक रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा बनाए गए डीएनए खंडों का पृथक्करण पीसीआर द्वारा होता है। नहीं बच्चों, पीसीआर में तो केवल डीएनए की कॉपी होती है, तो यहाँ पे डी और ई गलत हो गया, आंसर आ गया चौथा। आगे चलते हैं। अब बच्चों आप सीधा इसमें आ जाओ, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा जो इसमें मुश्किल है 67, आप देख लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 67। हाँ जी, चर्चा करते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर आप आ जाओ 67 में। वह डीएनए खंड जो लक्ष्य डीएनए की पहचान के लिए उपयोग में आता है कहलाता है। बच्चों डीएनए का वह टुकड़ा जो डीएनए की पहचान के लिए उपयोग में आता है उसे क्या बोलते हैं? डीएनए चिप, डीएनए प्रोब, पीसीआर या जेल इलेक्ट्रोफोरेस। देखो बच्चों आप इसको इस तरीके से बात को समझने का प्रयास कीजिए, जैसे आपके पास में कोई डीएनए का खंड है, इस डीएनए खंड को पहचानने के लिए आपको एक डीएनए चाहिए, तो पहले आप लोग क्या करते हो, दोनों चेन को अलग अलग कर दो। मान लो यहां पर लिखा है ए टी सी जी, यहां पे लिखा है टी ए जी सी, तो आप दो डीएनए के टुकड़े लेके आओ जिनको बोलते हैं डीएनए प्रोब, जिन्हें क्या बोलते हैं? डीएनए प्रोब बोलते हैं। ये यहाँ पे है टी ए जी सी, ये है ए टी सी जी, ये डीएनए प्रोब है। अब अगर मान लो आपको टी ए जी सी को ढूंढना है, तो ये डीएनए प्रोब लेके आओगे। ये डीएनए प्रोब अगर किसी के साथ जुड़ जाता है, इसका मतलब सामने टीएजीसी है। और एटीसीजी, अगर आप कंडीशन देखो, अगर आपको टीएजीसी तो किसको ढूंढेगा? एटीसीजी को, और जो टीएजीसी है उसको ढूंढ लेगा एटीजीसी को। अर्थात डीएनए को सर्च करने के लिए, डीएनए को ढूंढने के लिए हम लोग उसके पूरक क्षार का जो अनुक्रम है, उस पूरक क्षार के अनुक्रम का उपयोग करते हैं, जिसको बोलते हैं डीएनए प्रोब। तो डीएनए प्रोब की सहायता से आप बच्चों डीएनए खंडों को पहचान सकते हो। ये यहाँ पे कंडीशन है। आगे चर्चा करते हैं। देखिए आगे बच्चों यहां पर है, आप इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 74, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74, दिए गए एगेरोस जेल खंड में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चित्र में कौन सा पथ असार संग्रही डीएनए खंडों के स्थानांतरण को प्रदर्शित करता है? मतलब कौन सा बच्चों यहां पर है
जो यहाँ पे आपको शो कर पाएगा। देखते हैं। पहले बच्चों इसमें पूछा है कौन सा पथ एसार संग्रही, आसार संग्रही डीएनए की बात है। तो आसार संग्रही डीएनए का मतलब क्या होता है कि साहब ऐसा कौन सा डीएनए है जो संग्रही है, ऐसा कौन सा डीएनए है जिस पर आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग नहीं किया। तो बच्चों अंडरस्टूड सी बात है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग नहीं किया इसका मतलब फिर ये है कि वो डीएनए कटा नहीं है। तो देख लो यहाँ पे ऐसा कौन सा वेल है, ऐसा कौन सा ब्लॉक है जहां पर डीएनए की केवल एक ही खंड है। तो देखो बच्चों पथ एक, देखो आप यहाँ पर पथ एक जो आप देख रहे हो, इस पथ एक में डीएनए का एक ही टुकड़ा है। इसका मतलब ये जो यहाँ पर पथ एक है, इस पथ एक में जो डीएनए है वो आसार संग्रही है। पथ एक में जो डीएनए है वो आसार संग्रही है, उससे काटा नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर आप आ जाओ 78 के अंदर। 78 आरएनए इंटरफेरेंस में जीनों का संदमन किसके द्वारा होता है। तो बच्चों याद करो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो इस तरीके से होता है, ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है जिसमें एक तो होता है सेंस आरएनए और दूसरा यहां पे होता है एंटी सेंस आरएनए। ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या करता है बच्चों, हमने बात की थी, एमआरएनए से प्रोटीन के निर्माण को रोक देता है। एक बच्चों आप 76 और 77 भी देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 76 और 77 एंजाइम टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर का उपयोग किया जाता है। बच्चों टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर ये जो है आपको याद करना पड़ेगा, चीज निर्माण में रक्त के थक्के को घोलने के लिए, कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए या प्रतिरक्षी संदमक के रूप में करते हैं। तो प्यारे बच्चों अपन यहाँ पे देख सकते हैं कंडीशन कि ये जो आप यहाँ पे टीपीए की बात कर रहे हो, ये जो आप यहाँ पे टीपीए की बात कर रहे हो, ये बच्चों टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर है। प्लाज्मोजन, जन का मतलब जनरेट करना, उत्पन्न करना, प्लाज्मा, प्लाज्मा का मतलब क्या है, लिक्विड भाग, अर्थात रक्त के थक्के को घोलने में यह सहायता करता है टीपीए। फिर बच्चों यहाँ पर है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए हाइब्रिडोमा टेक्निक किसके द्वारा विकसित की गई। तो बच्चों याद कर लेना कोलर एंड मिल्स्टेन द्वारा तैयार की गई थी। हालांकि एनसीईआरटी से बाहर है, फिर भी आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। आगे कंडीशन देखते हैं। ट्रांस 81 क्वेश्चन देखो बच्चों एक बार आप, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81 ट्रांसजेनिक पादप फ्लेवर सेवर टमाटर निम्न के लिए कृत्रिम जीन युक्त होता है। बच्चों मैंने बात बताई थी आपको कि ट्रांसजेनिक टमाटर जो यहाँ पर है, जिसको आप लोग बोलते हो फ्लेवर सेवर टमाटर, बच्चों वह देरी से फल पकने के प्रक्रम से संबंधित है। हमने कहा था कि फ्लेवर सेवर टमाटर जो है बच्चों वो देरी से नरम होता है, वो देरी से पकता है, जिससे वह टमाटर काफी लंबे समय तक चलता है और वह काफी लंबे समय तक ताजा बना रहता है। ये कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 83 आप देख लो। हाँ जी, उस इंसुलिन के बारे में, उस इंसुलिन के क्या हानिकारक प्रभाव है जिसे काटे गए जानवरों अथवा सुअर के अग्नाशय से प्राप्त करते हैं। यह कम प्रभावी होता है, यह कुछ मरीजों में एलर्जी उत्पन्न करता है। तो बच्चों बिल्कुल अपने को पता है इस बारे में। एलर्जी उत्पन्न करता है बच्चों, मैंने बताया था आपको कि ये जो अग्नाशय से हम निकालते हैं जानवरों का इंसुलिन, इससे डायबिटीज बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन बच्चों ये मरीजों में एलर्जी उत्पन्न करने लग गया था। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 83। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर
84 आप आराम से कर लोगे, 85 भी कर लोगे, 86 है। कौन सा मानव शरीर में एम्फाइसीमा रोग के उपचार में काम आता है? तो ह्यूमन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, चौथा आंसर हो जाएगा। वह अनुवांशिक रूपांतरित पौधा किसके लिए प्रतिरोधी है? जिसमें एमआरएनए साइलेंसिंग की क्रिया की जाती है। बच्चों मैंने बताया था आपको कि ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है, इसमें से एक होता है सेंस, एक बच्चों इनमें होता है एंटीसेंस। ये सेंस और एंटीसेंस जो है ये आपस के अंदर क्रिया करते हैं और निर्माण होता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए का। और ये जो बच्चों यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए की सहायता से जो नेमेटोड का एमआरएनए है उसको हम लोग साइलेंट कर देते हैं। ठीक है, नेमेटोड में जो डीएनए होता है वो डीएनए एमआरएनए का निर्माण करता है, लेकिन उस एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण हम रोक देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एमआरएनए साइलेंसिंग। फिर देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर आप यहां पे सीधा प्रथम उत्पादित पारजन्य पादप तंबाकू ही है। बच्चों आप आओ क्वेश्चन नंबर इसमें 97 से हम कंडीशन यहाँ पे देख लेते हैं। 97 से डीएनए के खंडों को जब रेडियो धर्मी युक्त बनाया जाता है तब अणु कहलाते हैं। बच्चों याद करो, डीएनए प्रोब जो रेडियो एक्टिव होते हैं और सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। किसके द्वारा सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को खोजा गया था? तो बच्चों कौन था? एलेक्स जेफरी था। 99 नंबर क्वेश्चन देखो, डीएनए अंगुली छापन में डीएनए अनुक्रम में स्थित कुछ विशेष जगहों के बीच में विभिन्नता पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए, प्रोब डीएनए या फिर रैंडम डीएनए, क्या बोलते हैं बच्चों इसको? तो याद करो, इनको बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए। डीएनए अनुक्रम में स्थित कुछ विशेष जगहों के बीच विभिन्नता पाई जाती है, इसको बोलते हैं अपन रिपीटेटिव डीएनए, जिनके अंदर बच्चों बार बार रिपीटेशन होता है और पूरा डीएनए बन जाता है। और यह रिपीटेटिव डीएनए अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। और इस रिपीटेटिव डीएनए के अंदर जो दूसरा प्रकार था जिसको हम लोग बोलते हैं मिनी सैटेलाइट, हम वो ही हर आदमी का चेक करते हैं। वीएनटीआर के आकार के लिए, वीएनटीआर के आकार के लिए कौन सा आकार इसके लिए सुटेबल है? 16 नंबर क्वेश्चन है। तो बच्चों याद करो, वीएनटीआर हम बताते हैं मिनी सैटेलाइट को। एक तो होता है माइक्रो सैटेलाइट, एक होता है मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट की लंबाई होती है 0.1 किलोबेस से कम, और जो मिनी सैटेलाइट है उसकी लंबाई होती है 0.1 किलोबेस से 15 किलोबेस। और बच्चों उसी का हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपके आ गया पहला ऑप्शन, 0.1 किलोबेस से 20 किलोबेस तक का ले सकते हैं। निम्न में से कौन सा शरीर का भाग अंग एक व्यक्ति की पहचान के लिए न्याय संबंधित कार्यों के लिए उपयोगी नहीं है? हड्डी, बाल पुटक, लार या फिर रोम शीर्ष। अगर आप कंडीशन देखो तो देखो बच्चों, रोम में शीर्ष होता है और रोम के अंदर जड़ भी होती है। रोम जो है वो केराटिन प्रोटीन का बना होता है, यहाँ पे डीएनए नहीं होता। लेकिन रोम की जो जड़ होती है उस जड़ में डीएनए हो सकता है। तो बच्चों रोम का जो शीर्ष है, ये रोम का शीर्ष आप उपयोग में नहीं ले सकते। तो 101 में आप यहाँ पे दोगे चौथा आंसर। 101 में अपने यहाँ पे क्या देंगे? चौथा आंसर देंगे। ये कंडीशन है। ये बच्चों आपका यहाँ पे हो गया स्टेज फर्स्ट। अब स्टेज फर्स्ट के बाद में बात करते हैं स्टेज 2 की। स्टेज 2 देखिए, स्टेज 2 यहां पर क्या चर्चा करते हैं बच्चों? स्टेज 2 में अपन यहां कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम हमेशा देखते हैं, तो बात करते हैं स्टेज 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से ही। 1 बीटी कपास की बात यहां पे की गई है। ओके, तो देखो बच्चों, बीटी कपास में क्वेश्चन पूछा गया है कि बीटी कपास नहीं है एक जीएम पादप। बिल्कुल सही है, जीएम पादप है, जेनेटिक मॉडिफाई पादप है, जिसमें आपने क्या किया? बीटी जीन को डाल रखा है। कीट प्रतिरोधक बिल्कुल है, एक जीवाणुविक
जीन प्रदर्शित करने वाला तंत्र। बच्चों बिल्कुल सही है, ये एक ऐसा पादप है, ये एक ऐसा तंत्र है जो जीवाणुविक जीन प्रदर्शित करता है, जो क्राइजीन प्रदर्शित करता है। सभी पीड़कनाशों के लिए नहीं बच्चों, याद करो बीटी कपास जो है उसके अंदर हम लोग ऐसे क्राइजीन डालते हैं जो विशेष प्रकार के कीटों के लिए क्या होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो बच्चों पहले में क्या गया 4। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन है, एक एंटी एसिड है, एक एंजाइम है आर्थराइटिस के लिए या एम्फाइसीमा। तो बच्चों याद करो इसका भी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हमने कहा था कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो एक ट्रांसजेनिक एनिमल का उत्पाद है और इसके द्वारा हम लोग जो है वो एम्फाइसीमा रोग का उपचार कर सकते हैं। एम्फाइसीमा रोग के अंदर क्या होता है, तो प्यारे बच्चों एम्फाइसीमा रोग के अंदर जो फेफड़ों की वायु कुपिका होती है वो मिल जाती है, जिससे टोटल सरफेस एरिया घट जाता है। ये सब बात है। चलिए बाकी बच्चों बात करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर। अपने अगले जो 3 लेक्चर हैं वो मॉड्यूल डिस्कशन पर रहेंगे, ठीक है। चलिए बाकी बात करते हैं कल। थैंक यू।